इतिहास में कुछ दौर ऐसे होते हैं जो सोने की तरह चमकते हैं। हम उन्हें कहते हैं स्वर्ण युग। तो आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही शानदार अध्याय को देखने वाले हैं, गुप्त साम्राज्य। पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई भारत का स्वर्ण युग था, या ये बस एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी है। चलिए मिलकर जानते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम गुप्त काल की गहराइयों में जाएं, एक सवाल पर सोचते हैं। किसी भी युग को स्वर्ण युग आखिर बनाता क्या है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत लेना काफी है, या फिर इसका असली मतलब है कला, विज्ञान और सोच का एक ऐसा धमाका जो आने वाली सदियों को भी रोशन कर दे? इस सवाल को मन में रखकर चलिए आगे बढ़ते। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 1700 साल पहले भारत में एक राजवंश का उदय हुआ जिसने करीब 2 सदियों तक राज किया। ये दौर था 319 से 500 ईस्वी के बीच का, और इस राजवंश का नाम था गुप्त वंश, जिसने न सिर्फ एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया बल्कि शांति और समृद्धि का एक ऐसा दौर भी लाया जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। तो सवाल यह है कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर बना कैसे? चलिए इसकी नींव की कहानी से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही दूर की सोचने वाले शासकों ने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक महान साम्राज्य की शक्ल दे दी। देखिए, इस महान साम्राज्य की कहानी कुछ असाधारण राजाओं के बिना पूरी ही नहीं हो सकती। इसकी नींव रखी थी श्रीगुप्त ने, लेकिन असली उड़ान दी चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिन्होंने खुद को महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा घोषित किया। फिर आते हैं महान विजेता समुद्रगुप्त, जिनकी तलवार ने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक फैला दिया। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस विशाल साम्राज्य को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि इसे और भी मजबूत बनाया। अब समुद्रगुप्त की बात करें तो उनकी सैन्य प्रतिभा का तो कोई जवाब ही नहीं था। उनकी जीत का पैमाना इतना बड़ा था कि मशहूर इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह डाला। जरा सोचिए, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के तटों तक राज्यों को अपने अधीन करके उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। लेकिन एक बात है, गुप्त शासकों की पहचान सिर्फ उनकी तलवार से नहीं थी। उनकी उपाधियां उनकी सोच को दिखाती हैं। एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज बनकर अपनी ताकत का ऐलान करते हैं, तो वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी वीरता के सूर्य के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो सुनिए, महान योद्धा समुद्रगुप्त को कविराज यानी कवियों का राजा भी कहा जाता था। मतलब एक योद्धा जो कला और कविता का भी उतना ही बड़ा संरक्षक था। देखिए, लड़ाइयां जीतना वो तो कहानी का बस एक हिस्सा है। अब बात करते हैं उस चमक की जो इस युग को सच में सुनहरा बनाती है, यानी कला, संस्कृति और विज्ञान का वो शिखर जिसने सही मायनों में दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये तो एक कल्चरल एक्सप्लोजन था, एक सांस्कृतिक महाविस्फोट। आप सोचिए, एक तरफ कालिदास जैसे कवि संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे। नालंदा जैसे वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय ज्ञान की रोशनी फैला रहे थे, और शानदार मंदिर बन रहे थे। ये सचमुच एक नई शुरुआत का दौर था। और हाँ, जब साहित्य की बात हो तो एक नाम तो सितारों की तरह चमकता है, कालिदास। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और कविता मेघदूत आज भी साहित्य प्रेमियों के दिलों में बसते हैं। आपको पता है, कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के उन 9 रत्नों में से एक थे जिन्होंने कला और ज्ञान को एक नई परिभाषा दी। अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहां आर्यभट्ट का उदय हुआ, और उन्होंने तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सोचिए, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी को चपटा मानता था, तब आर्यभट्ट ने यह ऐलान किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाई की सटीक वैल्यू निकाली और सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे का विज्ञान समझाया। ये उस जमाने के लिए आप सोच भी नहीं सकते कितनी क्रांतिकारी सोच थी। तो इतना सारा ज्ञान, इसे सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा की नींव रखी थी, जो बहुत जल्दी दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान की राजधानी बन गया। लेकिन मन में एक सवाल आता है ना, कि इतने बड़े और फैले हुए साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता था? वो कौन सा सिस्टम था जो इस स्वर्ण युग को मुमकिन बना रहा था? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि ये सब मैनेज कैसे होता था।
गुप्त साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन आप समझिए एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर पूरे साम्राज्य को बड़ी बड़ी इकाइयों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। ये आज के राज्यों या प्रांतों की तरह थी। इससे पता चलता है कि इतने बड़े इलाके पर राज करने के लिए कितनी अच्छी प्लानिंग की गई थी। अब देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता था। सबसे ऊपर सम्राट, सम्राट के नीचे भुक्ति यानी प्रांत, जिन्हें उपरिक संभालते थे। फिर प्रांतों को विषय यानी जिलों में बांटा गया था, जिनके हेड विषयपति होते थे। और इस पूरे सिस्टम की नींव थी ग्राम यानी गांव, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी पर सबसे जरूरी इकाई थी। ठीक है, पर इतने बड़े सिस्टम और कल्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? जवाब है जमीन से। राज्य की कमाई का मेन सोर्स था लैंड टैक्स, जो किसानों की उपज का छठा हिस्सा होता था। ये एक काफी बैलेंस्ड और स्थिर टैक्स सिस्टम था, और इसी ने साम्राज्य को वो आर्थिक ताकत दी जिससे कला और विज्ञान इतना फल फूल सका। लेकिन जैसा कि होता है, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहता। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू होता है, और हम ये भी देखेंगे कि अपने पीछे ये कौन सी विरासत छोड़ गया। तो साम्राज्य पर संकट के बादल बाहरी हमलों के रूप में मंडराने लगे। सम्राट स्कंदगुप्त के समय में क्रूर हुणों ने पहली बार साम्राज्य पर हमला किया। इसका पक्का सबूत हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। ये उस तूफान की बस पहली दस्तक थी जो इस महान साम्राज्य को हिलाने वाला था। हालांकि स्कंदगुप्त ने बहादुरी दिखाई, हुणों को खदेड़ भी दिया, पर इस जीत के बावजूद जख्म काफी गहरे थे। इन लगातार हमलों ने साम्राज्य की जड़ों को अंदर से खोखला कर दिया, और यहीं से अंत की शुरुआत हुई। समय के साथ साथ बाहरी हमले और अंदरूनी झगड़ों ने मिलकर इस महान साम्राज्य को इतिहास का हिस्सा बना दिया। तो साम्राज्य तो नहीं रहा, पर क्या उसकी कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। उसकी विरासत आज भी जिंदा है। गुप्तकाल ने भारत को शासन करने का एक मॉडल दिया। उनके वैज्ञानिकों की खोजें आज भी हमारी साइंस की किताबों का आधार हैं। कालिदास की कविताएं आज भी गूंजती हैं, और नालंदा का आइडिया आज भी हमें सिखाता है कि ज्ञान की रोशनी कभी नहीं बुझती। गुप्त साम्राज्य शायद खत्म हो गया, पर उसकी आत्मा आज भी भारत में मौजूद है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था? खैर, सारे सबूत तो इसी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल के पास ले जाता है। एक स्वर्ण युग की चमक समय की सीमाओं को पार कैसे कर जाती है? कैसे हजारों साल पहले की गई खोजें और बनाई गई कला आज भी हमारी दुनिया को शेकल दे रही हैं? इसका जवाब शायद इतिहास के हर स्वर्ण युग की कहानी में छिपा है।